नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, जिसका असर अब विधानसभा सत्र पर भी दिखने लगा है। कल एक दिन का मानसून सत्र होने वाला है, लेकिन उससे पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। सोमवार को हुए कोरोना टेस्ट में 3 और विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधानसभा में उप नेता करण महारा, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और खटीमा से विधायक पुष्कर धामी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सत्र से पहले अभी तक 32 विधायकों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें कई विधायकों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। सोमवार को हुए 18 टेस्ट में 3 विधायक पॉजिटिव आए हैं, जबकि आज अब तक 14 विधायकों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिनकी रिपोर्ट भी जल्द आने की उम्मीद है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि विधानसभा में कम ही विधायक शामिल हो पाएंगे। हालांकि 15 विधायक जिलों से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। आज अभी तक 14 लोगों का टेस्ट हो गया है और कल की रिपोर्ट आ भी गई है। उसमें से 18 में से 3 माननीय विधायकगण पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक कांग्रेस के उपनेता और एक पुष्कर धामी और माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी। और देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात। सुनील, ऐसा ही हाल रहा तो फिर तो बस गिनती के ही विधायक शामिल हो पाएंगे विधानसभा सत्र में। बिल्कुल अपर्णा, यही अंदेशा जताया भी जा रहा है, क्योंकि अभी तक 32 विधायकों ने केवल अपना कोरोना टेस्ट किया है। यह अलग बात है कि किसी ने अपने गृह क्षेत्र में कोरोना टेस्ट करा दिया हो। इसमें से भी जो कल 18 विधायकों ने जो कोरोना का टेस्ट कराया था, उसमें से 3 विधायक कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं। 14 विधायकों ने आज किया है। इनकी रिपोर्ट कल आएगी या फिर देर रात तक आएगी, लेकिन इतना तय है कि सदन में इस बार विधायकों की संख्या बेहद कम रहेगी। जिस हिसाब से अभी तक विधायकों ने 71 विधायकों में से अभी तक रिकॉर्ड में 32 विधायकों ने ही कोविड पॉजिटिव का कोविड-19 का टेस्ट कराया है। दूसरी बड़ी बात अपर्णा की, इस बार सदन में विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं होंगे। वो पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब विपक्ष की ओर से जो करण महारा हैं, उनको उप नेता सदन नियुक्त किया गया था। वो लीड करने वाले थे विपक्ष को। कल उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक भी ली। कल पहले उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया विधायक हॉस्टल में, उसके बाद वो विधानसभा पहुंचे और फिर यहाँ उन्होंने कांग्रेस के विधानमंडल दल की बैठक ली। एक संकट ये भी है कि कल उस मीटिंग में, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग थी, उसमें जो भी विधायक थे, उसमें सीनियर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल भी थे। उनको भी क्वारंटीन होना पड़ सकता है अगर कोरोना संक्रमण को देखा जाए तो। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं आई हैं कि कल कांग्रेस विधानमंडल दल का नेतृत्व गोविंद सिंह कुंजवाल करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी आज कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं। उन्होंने कल टेस्ट कराया था। तो कुल मिलाकर कल जो सदन की कार्रवाई चलने वाली है, उसमें हो सकता है कि आपको 30 से 40 के बीच ही विधायक सदन में नजर आए। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अभी ये देर शाम तक कुछ और विधायकों की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और अब जिस तरह से यहाँ पर लगातार रिपोर्ट आ रही है और 3 और विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में अब ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब गिनती के ही विधायक इस सदन में शामिल हो पाएंगे, सत्र में शामिल हो पाएंगे। वहीं कोरोना पॉजिटिव विधायक हरीश धामी सत्र में शामिल होना चाहते थे और वो चाहते थे कि मोबाइल से वर्चुअली सत्र में वो जुड़े, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने मोबाइल से कनेक्ट करने में असमर्थता जताई है और विधानसभा से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल केवल एनआईसी के जरिए ही कनेक्ट होने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार यानी कल शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा में मंडप में 31 विधायक, पत्रकार दीर्घा में 10 विधायक और रूम नंबर 107 में और 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था को फाइनल कर लिया गया है। हालांकि 15 विधायकों ने वर्चुअल कनेक्ट होने को अपनी सहमति दी है, लेकिन विधानसभा में एहतियातन 71 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सत्र में कोरोना को देखते हुए न्यूनतम संख्या को हम टारगेट करेंगे और साथ में मैक्सिमम सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी के तहत हमने प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम जो इसमें पॉसिबल है स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन वो करें।
विधानसभा भवन में सदन के अंदर जहां 31 विधायक बैठेंगे, इसके अलावा जो 10 विधायक हैं वो प्रेस दीर्घा में बैठेंगे, और रूम नंबर 107 जिसमें 30 विधायक बैठने हैं, ये वो रूम नंबर है। यहां पर 30 विधायकों के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आप देखें कि कितनी मेहनत एक दिनी सत्र के लिए करनी पड़ती है कि 30 की 30 नई टेबल बनाई गई हैं, ताकि जो सत्र है जिसमें जनता की तमाम समस्याएं रखी जाएंगी उसको कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। यहाँ पर 30 विधायक बैठेंगे जो वर्चुअली कनेक्ट होंगे सीधे सदन से। ये यहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगाया गया है और LCD भी लगाई गई है। प्रोजेक्टर लगाने का मकसद ये है कि इस प्रोजेक्टर में जो 30 के 30 विधायक यहाँ पर बैठेंगे उनको सदन की कार्रवाई दिखेगी। इसके अलावा जो 15 विधायक अभी तक जिन्होंने वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए अपनी सहमति दी है, वो 15 विधायक भी यहाँ बैठे सदस्यों को इस प्रोजेक्टर में दिखेंगे। और इसके अलावा जो LCD है, इस LCD में इस कमरे के जो 30 के 30 विधायक हैं उनको इसमें दिखाया जाएगा इस LCD के जरिए। तो ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि जो सत्र भले ही एक दिन का हो, लेकिन उसे कुशलतापूर्वक पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरी सतर्कता के साथ संपन्न कराया जा सके। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में फॉरेस्ट सिटी पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही संस्कृति ग्राम डेवलप करेगी। खासतौर पर टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये संस्कृति ग्राम तैयार किए जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, रहन सहन, पहनावे, खान पान, मठ, मंदिरों की झलक होगी। सीएम ने कहा कि झाझरा में बने फॉरेस्ट सिटी पार्क का मकसद लोगों को नेचर से जोड़ना और वनों का संरक्षण करना है। फॉरेस्ट सिटी पार्क में करीब 3 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, जिसमें सीएम ने भी साइकिलिंग की। वहीं ऐसा ही पार्क जल्द हल्द्वानी में भी बनाया जाएगा। देहरादून का फॉरेस्ट सिटी पार्क 17 अक्टूबर से खुलेगा। देहरादून में जैसे हमारे पास जू है, इसी तरह से ये सिटी पार्क यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो पर्यटक राज्य में आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसमें हम जो भी हमारी फॉरेस्ट एक्टिविटी हैं और जंगलों में जो भी जीव हैं हमारे, चाहे हाथी हों, हमारे पास बाघ हैं, यहाँ पर लेपर्ड हैं और तमाम पशु पक्षी यहाँ पर हैं, उन सब की प्रतिकृति यहाँ पर देखी जा सकती है, या हम ये कहें कि एक झलक उनकी हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरक सिंह रावत का कहना है कि इस तरह के टोटके अब नहीं चलते। हरीश रावत ने बीजेपी और संघ पर मुसलमान बनाने का आरोप लगाया। देखिए, इसलिए वो जो हरीश रावत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक बात कर रहे हैं। वो जबरदस्ती इस तरह अपने को बहुत ज़्यादा, अब इस देखिए मैं सोचता हूँ ये अब उत्तराखंड में कम से कम हरीश बड़े भाई को उम्र भी हो गई है, राष्ट्र नेता हो गए। ऐसे तो राष्ट्र नेता पहले से ही थे, लेकिन कम से कम उनको इन टोटकों से बचना चाहिए। देखो अब लोग, उत्तराखंड के लोग वो टोटके चले गए। जब पुराने लोग, अब तो लोग इंटरनेट का ज़माना है, अब बच्चा बच्चा समझदार है, अब इन टोटकों का ज़माना नहीं रह गया। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एसपी नेता नवीन कौशिक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। नवीन कौशिक ने 2017 में एसपी के टिकट पर रानीपुर विधानसभा में से चुनाव भी लड़ा था। नवीन कौशिक का कहना है कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का अब कोई आधार नहीं बचा। उसका स्वागत है, कृपया आगे आए। मैं जो हूँ आम आदमी पार्टी से प्रभावित हुआ हूँ, केजरीवाल जी के काम से प्रभावित हुआ हूँ। दिल्ली में जो उन्होंने काम किया है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान और चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज ने देवप्रयाग में संगम तट पर आंदोलन शुरू कर दिया है। श्री बद्रीश पंडा पंचायत ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया और उसमें 8 थोकों के तीर्थ पुरोहित भागीदारी कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर दोबारा विचार कर जन सुनवाई की मांग की। एक तरफ तो सरकार बात करती है आत्मनिर्भरता की, और जो हम आत्मनिर्भर थे 8वीं शताब्दी से, हमको उजाड़ा जा रहा है। और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो इस प्लान में जो है फेरबदल करें, अन्यथा उसको जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुमको 22 में जवाब मिलेगा कि तुमने हमारे साथ में कितना घोर अन्याय किया है। तो इसलिए हम सब लोग घोर विरोध करते हैं मास्टर प्लान और देवस्थानम का।
हरिद्वार में रोशनाबाद की अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार हो गए और कई घंटे बाद भी अब तक इन कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि लगातार कॉम्बिंग जारी है। असल में रोशनाबाद में कोविड-19 को देखते हुए अस्थायी जेल बनाई गई थी और यहां पर कई कैदियों को रखा भी गया था, लेकिन 8 कैदी का ताला तोड़कर फरार हो गए। 8 फरार हुए कैदियों में से 5 कैदी वाल्मीकि गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनमें करीम और नरेंद्र भी शामिल हैं। हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने और रंगदारी मांगने के मामले में इन्हें पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य कैदी सट्टे के कारोबार के बाद पकड़े गए थे। अब जेल प्रशासन के साथ ही पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। इनके अधीक्षक के द्वारा बताया गया था कि कुछ कैदी यहाँ से भागे हैं। तुरंत मौके पर जाकर पता किया गया और सभी की काउंटिंग किया गया तो पता चला कि 8 लोग यहाँ से भागे हैं। तो ऊपर का जो गेट है वहाँ पर ताला तोड़कर भागे हैं। तो सर्च कराया जा रहा है और जेल अधीक्षक के द्वारा जो भी इसमें तहरीर दी जाएगी उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ शहर सटे सुकौली गांव में लेपर्ड ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया है। युवक मानसिक रूप से कमजोर था, जिस कारण वो बाहर ही सोया हुआ था, लेकिन रात को लेपर्ड ने युवक को अपना शिकार बना लिया। वन महकमा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत बनी हुई है। वन विभाग लेपर्ड को पकड़ने की योजना तैयार कर रहा है। काशीपुर के गुलजारपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अब एक बार फिर तेंदुए ने घर के बाहर टहल रहे कुत्ते को निवाला बना लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बीती रात एक घर के सामने कुत्ता घूम रहा था कि तभी गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे अपना निवाला बना लिया। तो गुलदार का खौफ यहां पर है। गुलदार ने हाल ही में एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कुत्ता यहां पर घूम रहा है कि गुलदार अचानक से जो पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था, देखिए किस तरह से बढ़ता है कुत्ते की तरफ और कुत्ते को दबोचकर वहां से भाग निकलता है। खटीमा के ऐठा नाले में एक नवजात का शव मिला है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नाले से शव मिला, वहां पहुंचे लोगों ने इसकी जांच करने की मांग की है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने शव कब्जे में लिया। ऐठा नाले में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो देखा कि नाले में जो है एक नवजात शिशु मिला है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है और इस संबंध में पुलिस विभाग को जो है बता दिया गया है। और टिहरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां थौलदार नैखवाला तोक को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहां प्रशासन ने 105 लोगों की सैंपलिंग की थी, जिसमें से 20 लोग संक्रमित पाए गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहां एक शख्स देहरादून से लौटा था और उसके संपर्क में आकर ही 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसमें एक ही तोप में और एक ही गांव में वो 105 में से 20 पॉजिटिव आ गए हैं। उसमें 2 छोटे बच्चे हैं और बाकी कुछ महिलाएं, 12 महिलाएं और बाकी पुरुष है उसमें। और चूँकि उसमें एक देहरादून से एक व्यक्ति अपने गांव आया था यहाँ और जब वो वापस गया तो देहरादून में खुद पॉजिटिव आया, तो उसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ही हमने गाँव वाले की सैंपलिंग करी थी। पिथौरागढ़ के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य महकमे ने जिले के एक रेडियोलॉजिस्ट को दिया है। द्वारा हाट में तैनात रेडियोलॉजिस्ट का पिथौरागढ़ के ट्रांसफर हो गया है। महिला जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लंबे समय से अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठन यहां रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग कर रहे थे। हमारे डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने एक रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पोस्ट कर दी है। निकट ही 3-4 दिनों में रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा और लगातार लोगों को सुविधाएं रेडियोलॉजी वालों की मिलेंगी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए देहरादून के 3 वीरों के नाम पर स्मृति द्वार और चौक बनने थे, जिसका प्रस्ताव भी नगर निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन 1.5 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक इन प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं हुआ है। वही मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि शहीद द्वार बनाने में कुछ लेट तो हुई है, कुछ देरी तो हुई है, लेकिन जल्द ही काम शुरू होगा। हम शहीदों को जो सम्मान देना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपना जीवन जो इस राष्ट्र के लिए हमारे लिए अपना कुर्बान करा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे प्रथम वरीयता उनको देनी चाहिए। यहाँ भी विषय आया था, परमार जी ने इस विषय को रखा था। हमने कहा जहाँ रह गए उनको बहुत तेजी के साथ हम शहीद द्वार करेंगे, शहीदों के नाम से करेंगे, ऐसा तुरंत करेंगे।
इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट के सकारात्मक परिणाम अब नजर आ रहे हैं। भूक्षरण वाले क्षेत्र में 50% से अधिक वनस्पति उगाई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सफल प्रयोग को लेकर उत्तरकाशी वन प्रभाग से रिपोर्ट मांगी है, जिससे मंत्रालय हिमालय राज्यों के बुग्यालों का संरक्षण भी इसी तकनीक से कर सके। उत्तरकाशी वन प्रभाग का कहना है कि देश में पहली बार इस तकनीक से बुग्यालों का संरक्षण किया गया। ये ट्रीटमेंट 100% इको फ्रेंडली है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभी पूरा टोटल एक सक्सेस स्टोरी के रूप में इसकी एक रिपोर्ट चाही गई है और इसको अन्य स्टेट्स में, हिमालयी क्षेत्रों में और अन्य स्टेट्स में जो है रेप्लिकेट करने के लिए जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। पौड़ी के सफदरखाल के कुंडी गांव का पशु अस्पताल अब खंडहर बन चुका है। इस अस्पताल में 35 गांव के ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज कराते थे, लेकिन बिना स्टाफ के अब ये खंडहर है। इस समय ये खंडहर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। उधर बिना इलाज के दम तोड़ते मवेशियों से गांव वाले परेशान हैं। विभाग का कहना है कि जल्द ही बिल्डिंग की हालत ठीक कर डॉक्टर और स्टाफ तैनात किया जाएगा। अभी तक 5-6 सालों से कोई भी डॉक्टर नहीं आया। पूरे चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ झाड़ियाँ उग चुकी है और दरवाजे टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं। पूरी खंडर हालत में हो रखा है पशु चिकित्सालय। वो साफ़ सफाई मैं जल्दी करवा दूंगा। शीघ्र ही जो है अपना चार्ज लेंगे, वो कार्य शुरू करेंगे वहाँ पे। ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि वो 1 हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा सब वहाँ पे। टिहरी झील में करीब 6 महीने बाद बोटिंग गतिविधियां आज से शुरू हो गई हैं, जिससे बोट कारोबारी खासे उत्साहित हैं। टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी टाडा द्वारा अनलॉक की गाइडलाइन के मुताबिक बोट गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। टाडा द्वारा बोटिंग के लिए जारी की गई गाइडलाइन में बोटिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता और बोट में आधी सवारी बैठाने की गाइडलाइन जारी की गई है। करीब 6 महीने के बाद टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियां अब शुरू हो चुकी है। टिहरी झील विशेष विकास प्राधिकरण द्वारा, टाडा द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है और आज से टिहरी झील में बोटिंग जो गतिविधियां शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि यह सुनसान पड़ी हुई थी करीब 6 महीने से टिहरी झील। अब यहाँ पर को टूरिस्ट आने शुरू हो चुके हैं और जो बोटिंग है यहाँ पर को चालू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो बोट यूनियन के अध्यक्ष है लखबीर चौहान आई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस तरह से अभी 6 महीने जो आप लोगों का था, कितना नुकसान हुआ और अब कितनी प्रसन्नता है? ये हमारा 22 मार्च को ये बोटिंग पॉइंट बंद हो गया था। आज 22 सितंबर है तो आज ये स्टार्ट हो। हमने आपके माध्यम से भी, आपके चैनलों के माध्यम से भी कई बार इसको खोलने की, क्योंकि बहुत लोग को रोजगार छिन गया था। जब धीरे धीरे सब खुल रहा था तो हमारी मांग थी कि बोटिंग पॉइंट टिहरी झील भी खुले और आज ये खुल गया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन दोबारा से उनको मिल जाएगा। कि जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए कि हल्की गाइडलाइन बनाई जाए ताकि वो आ सके, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर को की जाएगी और साथ ही साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाएगा और जो बोट है जिसमें 50% ही लोगों को ले जाया जाएगा। और एक चीज और कही जा रही थी कि जो बीच में यहाँ पर जब लॉकडाउन के कारण बोटिंग व्यवसाय पूरी तरह से बंद था तो जो ऑपरेटर है वो खासे परेशान थे, उनके पास इसके अलावा कोई साधन नहीं था रोजगार का। कुछ ऑपरेटर भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बीच में सरकार द्वारा आप लोगों को क्या मदद दी गई? सरकार के द्वारा अभी हमें 5,000 रुपये की धनराशि दी गई है, जो कि जिससे कि काफ़ी उत्साह है ऑपरेटरों में। जो लोग बेरोजगार हो गए थे, घर पे मतलब पैसे आमदनी भी कुछ नहीं थी, आमदनी जब बोट चलती है तभी उनकी आमदनी होती थी, लेकिन थोड़ा सा राहत मिली है ऑपरेटरों को। तो ऑपरेटरों को भी यहाँ पर राहत मिली है और जो बोटिंग व्यवसाय से जुड़े हैं करीब 400 से अधिक लोग हैं यहाँ पर को, आज उनमें खासा उत्साह की बोटिंग पॉइंट खुल चुका है और कहीं ना कहीं अब कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे अनलॉक की गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार कोविड की गाइडलाइन भी बनाई गई है, उसके तहत यहाँ पर को बोटिंग शुरू कर दी गई है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।